हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 2 जनवरी को बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से असिस्टेंट मल्टीपर्पस यानी कि क्लर्क का मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में मैं आपको आज के क्लर्क मेंस एग्जाम का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। इसके अलावा मेरे अलग अलग सब्जेक्ट में क्या अटेम्प्ट रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में कौन कौन से ओरिजिनल क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का सोल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, आज के पेपर का सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए वो भी बताने वाला हूँ, और कब तक आपके रिजल्ट एंड फाइनल लिस्ट जारी किए जाएंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप नए हो, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांट में दोस्तों मेरे अटेम्प्ट रहे क्लर्क में टोटल 28 क्वेश्चंस। क्वांट में क्या क्या पूछा गया था, तो सबसे पहले तो जो 5 आपके मिसिंग नंबर सीरीज पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूं। पहला मिसिंग नंबर आया था दोस्तों 440, फिर इसके बाद 483, फिर आपका था 528, इसके बाद 575, आफ्टर देन एक्स, एंड इसके बाद 675 था। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना था। तो आप यहाँ पर जैसे इसका डिफरेंस निकालोगे तो आप सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 4, 7, 14, 27, 48 एंड देन एक्स। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आया था 10, एक्स, 15, 24, 40, 65। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सीरीज का यहाँ पर 12, 26, 54, 110, 222, और इसके बाद का टर्म आपको फाइंड करके बताना था। और पांचवा यहाँ पर नंबर सीरीज में आ गया था 534, 278, 250, इसके बाद था 86 एंड 54, और शायद इसके बाद वाला टर्म यहाँ पर फाइंड करके बताना था एक्स का वैल्यू। तो दोस्तों, ये आपके टोटल 5 मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसका लेवल आप इजी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो बिल्कुल प्री लेवल का था, किसी भी हालत में मेंस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। इसके अलावा दोस्तों, आपके 2 से 3 डाटा इंटरप्रिटेशन आया था। तो डाटा इंटरप्रिटेशन कौन कौन से टॉपिक पर था? सबसे पहले तो एक आपका बारग्राफ का था। बारग्राफ में एक्चुअली दिया क्या गया था कि यहाँ पर 3 क्वांटिटी थी ऐसे करके, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें आपका एक था इलेक्शन ड्यूटी का, फिर एक आपका था पोलियो ड्रॉप पिलाने का, और एक कोई इवेंट मैनेज हो रहा था। तो इस तरह से करके आपके टोटल यहाँ पर 4 क्वांटिटी दिए गए थे, और इस पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। यहाँ पर दोस्तों आपको डेटा में कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और जो क्वेश्चन का लेवल आया था पाँचों, वो भी काफ़ी सिंपल सा था अगर मैं कंपेयर करूँ प्रीवियस ईयर से। तो इसके बाद एक आपका मूवी टेबल का आया था DI। इसमें दोस्तों टोटल आपके 8 क्वांटिटी थे, सॉरी 6 क्वांटिटी थे, और इस पर बेस्ड भी आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और इसके साथ जो आपके क्वेश्चन दिए गए थे ना, उसका भी लेवल काफ़ी इजी लेवल का पूछा गया था। यहाँ पर दोस्तों मेन जो आपका टाइम कंज्यूमिंग रहा है क्वेश्चन, वो आपका कैशलेट DI रहा है। कैशलेट DI आया एक्चुअली में क्या था, इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले तो कैशलेट DI में जो डेटा दिया गया था ना, वो बिल्कुल सिंपल था। उसे कैलकुलेट करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग रहा था। लेकिन कैशलेट DI पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसका लेवल काफ़ी लेंदी कर दिया गया था। कैशलेट DI में दिया क्या गया था दोस्तों कि आपके 3 स्ट्रीम थे। एक इंजीनियरिंग फील्ड था, इसके अलावा एक आपका MBA था, फिर एक आपका आया था हॉस्पिटलिटी का, एंड आफ्टर देन एक आपका लॉ का था। और इन सभी में मेल एंड फीमेल की संख्या आपको कैलकुलेट करनी थी। परसेंटेज में सारा वैल्यू दिया गया था, और आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते थे। तो इंजीनियरिंग में जो मेल एंड फीमेल का वैल्यू निकल कर आया था, वो था आपका 528 और 240। MBA में यह वैल्यू था 330 एंड 204। हॉस्पिटलिटी में वैल्यू आया था 110 और 108। आफ्टर देन लॉ में इसका वैल्यू आया था 132 एंड यहाँ पर आपका 48। दोस्तों, यहाँ पर आपने डेटा देखा बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसका लेंथ 4 से 5 लाइन का था, और कैलकुलेट करने के लिए 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। यहाँ पर 5 में से 3 ही क्वेश्चन बन पाए। बाकी के 2 क्वेश्चन मैंने बाकी सारे कैंडिडेट से भी डिस्कस किया था, उन सभी ने भी इन 2 क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि आपने कैशलेट DI के टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं। तो ये था दोस्तों आपका DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड आपके नंबर सीरीज। इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इससे भी आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे। टोटल आपके 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, 6 क्वेश्चन नंबर सीरीज, 12 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आपकी 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे कैसे, डाटा इंटरप्रिटेशन से। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 27 क्वेश्चन। बाकी के जो 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो सारे के सारे अरिथमेटिक के थे। और अरिथमेटिक भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मेंस जैसा पूछा गया हो, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। जैसे देखो, एक मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन मुझे याद है, वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन में यह दिया गया था दोस्तों कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब बताओ कि यहाँ पर से हम साइड निकाल ले सकते हैं। साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर का, 14। अब 2 सर्कल था, एक सर्कल बड़ा और एक सर्कल छोटा। दिया यह गया था दोस्तों कि जो बड़ा वाला सर्कल है ना, उसका रेडियस इस स्क्वायर के साइड का 3 कितना है, 7 है। तो इसका 3/7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया गया था, जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस इसके कंपैरिजन में कुछ रेशियो में, और फिर जब आप दोनों का रेडियस फाइंड कर लोगे तो सेकंड वाला जो आपका सर्कल था छोटा वाला, उसका शायद यहाँ पर सरकमफेरेंस निकालने के लिए दिया गया था। तो इसी तरह के आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये था दोस्तों आपका कंप्लीट अरिथमेटिक, क्वांट, डीआई और नंबर सीरीज, इन सभी का एनालिसिस। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक बार जल्दी से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए, रीजनिंग में दोस्तों आपके सबसे पहले तो रीजनिंग में एक आपका वर्ड आया था। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एक लंबा सा लेटर लिखा होता है और इसमें से कहा जाता है कि दूसरा, तीसरा, 5वां और 8वां लेटर निकालो और फिर इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं वो आपको बताना होता है। तो जब आप इसे फाइंड करोगे तो फाइंड करने के बाद यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड निकल कर आ रहा था दोस्तों, उसके लिए आपके अल्फ़ाबेट थे I, T, M और N। अब अगर इससे आप मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे तो एक वर्ड बनता है मिंट। इसके अलावा तो और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपने बनाया है तो आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर लेना इस क्वेश्चन को। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे और तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी मतलब मैं कैसा कहूँ, आपके सबसे पहले तो एक डायरेक्शन ऐसे बना दिया गया था, जैसे यहाँ से 5 मीटर चल रहा है, इधर 6 मीटर चल रहा है, इधर 3 मीटर, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि एक व्यक्ति है जो इस पोजीशन से पहले इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है। तो अब बताइए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। फिर क्या दे दिया गया था कि यहाँ से कोई व्यक्ति इधर चलना प्रारंभ करता है और इधर से एक व्यक्ति इधर चलना प्रारंभ करता है। अब दोनों जहाँ पर एंड हो रहा है उसका वैल्यू निकालना है। तो ऐसे ऐसे करके जो 3 क्वेश्चन दिए गए थे ना, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे। और जिन कैंडिडेट ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सबसे पहले उठाया था, उनका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर इसी में चला गया। आगे चलकर उन्हें पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बनाने का टाइम ही नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों एक आपके इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आए थे और इनपुट आउटपुट में पूछा क्या गया था उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसका अरेंजमेंट आप सभी लोग बाद में फिर खुद से कर लेना। इनपुट आउटपुट में हो क्या रहा था दोस्तों कि सबसे पहले तो आपकी जो अल्फ़ाबेट थे ना उसे लिखा जा रहा था। यहाँ पर इनपुट आउटपुट में क्या क्या दिया गया था इस चीज़ को समझो। इनपुट आउटपुट आपका इस प्रकार सा था, रिच, फिर इसके बाद आपका था फ्यूल, आफ्टर देन 85, फिर इसके बाद 27, फिर आपका आया था 49, फिर आपका आया था लक, इसके बाद आया था हायर, आफ्टर देन आपका फेट दिया गया था, फिर आपका 59 था, इसके बाद आपका बैंक था, आफ्टर देन 54 था और फिर आपके 18 थे। तो टोटल 6 स्टेप में ये पूरा इनपुट कंप्लीट हो रहा था। अब इसमें हो क्या रहा था दोस्तों कि सबसे पहले तो आपके जो सबसे छोटे वाले नंबर हैं, छोटा वाला नंबर इसमें क्या है 18 है ना, तो 18 हमने यहाँ लिख दिया। बाकी के सारे डिजिट आप ऐसे ही लिखते चलो और लास्ट में आपको वो अल्फ़ाबेट लिखना है जो रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, रिच आ जाएगा ना, यानी कि रिच को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, 18 के बाद अगला नंबर कौन सा है, 27 है। तो फिर से हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 27 लिख देते हैं। और इधर रिच के बाद कौन सा आएगा, तो रिच के बाद आपका लक आ जाता। तो इस प्रकार से आपकी ये सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही थी। इसके अलावा दोस्तों एक आपके और यहाँ पर आए थे सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या पूछा गया था दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट में आपके एक पैरेलल रो थे, इस प्रकार से दोनों रो में टोटल 7-7 पर्सन बैठे हुए थे। और अगर मैं इसका लेवल की बात करूं तो काफ़ी डुएबल था। लास्ट के जो आपके 2 से 3 कंडीशन दिए गए थे ना, केवल उसी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। बाकी के ऊपर के सारे कंडीशन बहुत ही सिंपल एंड ईजी लेवल के दिए हुए थे। इसके अलावा दोस्तों आपकी रीजनिंग में एक आया था मंडे टू लेकर संडे तक स्टैक अरेंजमेंट करना था। और इसमें दोस्तों आपके एक वेरिएबल भी साथ में दिए गए थे। वेरिएबल क्या दिया गया था यहाँ पर, वेरिएबल शायद कलर दिया गया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। आप एक बार कमेंट कर देना अगर आपने ये वाला पजल बनाया होगा तो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंग्लिश एंड हिंदी की, तो इन दोनों में से मैंने
हिंदी पेपर को अटेम्प्ट किया था और क्लर्क में हिंदी का लेवल दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट साइड था, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मॉडरेट टू लेंदी साइड आया था, क्योंकि पिछले साल का पेपर मैंने देखा है, इसके अलावा आरआरबी क्लर्क का पेपर भी मैंने दिया था। उन दोनों ही पेपर के लेवल से इस साल का जो पेपर था ना उसका लेवल मुझे थोड़ा सा अप साइड में देखने को मिला है। तो हिंदी अगर आपने अटेम्प्ट लिया होगा तो कमेंट करके बताइएगा आपका कैसा लेवल लगा, और जिन लोगों ने इंग्लिश अटेम्प्ट लिया था आप भी एक बार कमेंट करके बताना कि इंग्लिश का लेवल कैसा लगा था। इसके अलावा दोस्तों एक आपका रीजनिंग में आया था एडजर्न, ठीक है, क्या था एडजर्न, और आपको बताना था कि इनमें कितने लेटर आगे पीछे आ रहे हैं जितने आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जीके की, क्योंकि जीके का लेवल दोस्तों पिछले साल से बिल्कुल अलग था। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ ना तो करंट अफेयर्स भी आपके बहुत ही ओल्ड पूछे गए थे, कोई भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको देखने को जल्दी नहीं मिल रहा था। जीके में दोस्तों आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मई के, अप्रैल के, यहाँ तक कि दिसंबर 2021 से भी पूछ लिए गए थे, जून 2021 से भी पूछ लिए गए थे। और अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूँ तो स्टैटिक जीके में दोस्तों आपके पिछले साल जो वेटेज था 15+ क्वेश्चंस का, इस बार लगभग 8 से 12 क्वेश्चन ही पूछा गया है, और क्वेश्चन का लेवल भी दोस्तों पिछले साल से थोड़ा सा हाई लेवल का था। आइए अब जीके के क्वेश्चन एक एक करके हम सारे देख लेते हैं, तो आप लोग मैच करते जाना, मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताऊँगा, केवल आपको क्वेश्चन बताते चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था कि राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, यह मैंने आपको स्टैटिक का एक PDF दिया था, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, वहीं से यह क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। फिर पूछा गया था दोस्तों कि सोशल जस्टिस डे, क्या पूछा गया था, सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि कुछ रूरल डेवलपमेंट करके, और इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था ना वो आपके नवाड आ रहा था। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं, वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी। इसके अलावा पूछा गया था कि राइस प्रोड्यूसिंग में फर्स्ट रैंक पर कौन सी कंट्री आती है। इसके बाद एक आपका इंडियन एयरफोर्स का आया था, इसके साथ साथ एक और नाम दिया गया था HPCL ऑप्शन में, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। मेरे ख्याल से यही इसका आंसर आना चाहिए, एक बार आप कमेंट कर देना। इंडियन एयरफोर्स और इसके साथ कुछ फ्लीट वर्ड जुड़ा हुआ था, तो मैं थोड़ी देर में इस क्वेश्चन को सर्च करने के बाद कंप्लीट आंसर की आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि आपकी जो जयपुर है ना वो प्रो कबड्डी लीग में किस टीम को हराई है। हाल ही में आपका प्रो कबड्डी लीग हुआ था, उसी बेस पर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि जो आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, यह पार्क किस राज्य में स्थित है। मैंने भी स्टैटिक जीके के PDF से यह क्वेश्चन पढ़ा था कल रात में ही, और वही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक आपका पिनाका, ठीक है, कुछ मिसाइल करके था, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन याद नहीं, मैंने आंसर जो टिक आउट किया है वो यहाँ पर लिख कर लेकर आ गया हूँ, तो इसका भी क्वेश्चन मैं आपको जब व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करूँगा तो वहीं पर दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों एक आपका जन समर्थ पोर्टल, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। और फिर एक पूछा गया था कि जो आपकी वोटिंग की एज है वो 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कोई एक युद्धपोत लॉन्च किया गया था, इसका नाम था MU से ऐसे करके कुछ, इस युद्धपोत का नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो पैन नंबर होती है ना, पैन नंबर में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, इन डिजिट्स का संख्या यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों 2030 तक कुछ प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है इंडिया को किसी एक देश के द्वारा, तो आपसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जर्मनी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक MC12 करके कोई मीटिंग हुआ था ना, यह कहाँ में हुआ था या फिर किस देश ने इसकी अध्यक्षता की, ऐसे करके एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन आया था कि जो आइनॉक्स है, ठीक है, इसका किसके साथ मर्जर हो रहा है, तो इसका मर्जर हो रहा है PVR के साथ में। फिर इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि पद्म विभूषण अवार्ड, हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में था कपिल सिब्बल, इसके अलावा दिग्विजय सिंह, और भी यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए थे। फिर एक आपका आया था दोस्तों कि रामनाथ अवार्ड किस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन में था दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान ग्रुप इत्यादि। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आया था कि जो चेक होता है ना, चेक को फिजिकल फॉर्मेट में आप बैंक में जाकर जमा न करने के बजाय उसे इलेक्ट्रिकली स्कैन कर लो, तो इस इलेक्ट्रिकली स्कैन चेक को हम क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन यहाँ पर आपसे पूछा गया था।
इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है इसे कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका सेबी। सेबी के द्वारा इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि आपकी जो सरस्वती सम्मान है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के पीडीएफ में अवेलेबल थे। फिर इसके बाद एक आपका असीम पोर्टल के बारे में पूछ लिया गया था कि यह पोर्टल किससे रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया था कि जो केएल राहुल थे वे किस आईपीएल टीम के कैप्टन हैं। फिर इसके बाद एक आया था दोस्तों कि इंडिया का रैंकिंग क्या है फिश के प्रोडक्शन में, यानी कि मछली के उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या होगी। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो ये आपका हो जाता कंचनजंगा। इसके अलावा दोस्तों एक आपका जो कवच, ठीक है, ये एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है ना सुरक्षा वाला इंडियन रेलवे के द्वारा, इसके बारे में पूछ लिया गया था। फिर आपका एक डीबीटी का फुल फॉर्म, जिसमें से बी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक एपीवाई था, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिख कर लाया है, इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था। एक्चुअली में यहाँ पर जो पेंशन स्कीम था ना वो, तो इसका करेक्ट आंसर होता आपका 210 रुपया। इसके अलावा दोस्तों आपका एक अरिघट, ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या है वो मुझे अभी तक पता नहीं, मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ। अरिघट करके कुछ एक वर्ड दिया गया था आपके एक क्वेश्चन में, इनसे रिलेटेड आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था दोस्तों आपका टोटल जीके का क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले तो दोस्तों 173.173.173.0 पूछा गया था कि यह आपका कौन सा आईपी एड्रेस है, इनमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है, तो मेरे ख्याल से ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था बायोस का डेफिनेशन दे दिया गया था, ठीक है, और यहाँ बायोस का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया था। और इसके अलावा दोस्तों एक आपका डेफिनेशन आया था, डेफिनेशन का जो करेक्ट आंसर था ना वो यहाँ पर बैकअप था। एक्चुअली में दिया गया था कि किसी भी फाइल को अगर हम कॉपी कर लेते हैं ताकि वो बाद में डिलीट भी हो जाए तो हम उसे वापस रिट्राइव कर सकें, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैकअप बोलते हैं। फिर एक आपका डाउनलोडिंग का डिफिनीशन दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि इसे क्या बोलेंगे, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग वगैरह, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डाउनलोडिंग होना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा है, तो आपकी जो पीवी थी ना पेटाबाइट, ये आपके ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी वाली मेमोरी दी गई थी। पी रोम, इसका एक आपका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। फिर आपका दोस्तों एक वैन का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था जो कि बहुत ही इजी लेवल का है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक यूआई, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताया गया था और आपसे कहा गया था कि इसे हम क्या डिनोट करेंगे, तो इसे हम यूआई के रूप में डिनोट करने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि टैब मैनेजर ओपन करने के लिए अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो तो इसमें टैब मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका यूज किया जाता है शिफ्ट प्लस विंडोज प्लस डेल, ठीक है। अगर आप इन तीनों बटन्स को प्रेस करोगे तो आप सभी के सामने टैब मैनेजर ओपन हो जाता है। फिर एक आपका आया था दोस्तों MICR का फुल फॉर्म, और एक आपका पूछा गया था कि जो प्रिंटर है उसके प्रिंट करने की जो स्पीड है उसे हम किस में मेजर करते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका DDPI इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों IPv6 का लेंथ पूछा गया था कितना होता है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके पिछले साल भी एग्जाम में पूछे गए थे। फिर यह पूछा गया था दोस्तों कि अगर आप अपना विंडोज 7 से विंडोज 10 पर मूव कर जाते हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दोस्तों अपग्रेडेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विंडोज 10 से मैंने अपग्रेड कर दिया विंडोज 10 में। इसके अलावा एक आपका डेफिनेशन दिया गया था और डेफिनेशन का मतलब क्या होना था, तो डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर हैकर हो रहा था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ना वो यह पूछा गया था कि इनमें से कौन एक ईमेल आईडी का करेक्ट फॉर्म है, तो वहाँ पर दोस्तों जो आपका @ हो जाता ना ये आपका करेक्ट फॉर्म हो जाता। फिर आपका पूछा गया था कि किसी भी वेब ब्राउज़र में जो हम बुकमार्क्स करके रखते हैं इस बुकमार्क्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे और जाना जाता है दोस्तों फेवरेट के नाम से। फिर इसके बाद आपका HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। वायरस का डेफिनेशन दिया गया था, आपसे पूछा गया था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वगैरह जो पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसे चेक करने के लिए हम वोटिंग वर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा पूछा गया था दोस्तों आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपका नॉन वोलेटाइल करेक्ट आंसर आ रहा था। अब एक्चुअली मुझे पूरा क्वेश्चन यहाँ पर याद नहीं है क्या इसका होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि वेब ब्राउज़र अगर आप ओपन कर रखे हो तो वहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए कौन सा बटन यूज होगा, तो F5 बटन का हम लोग यूज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जब नेट पर विजिट करते हो तो आपको सिक्योरिटी कौन प्रदान करता है,
यहाँ पर आपको फायरवेल सिक्योरिटी प्रदान करता है। करेक्ट आंसर इसका फायरवेल होना चाहिए था। फिर यहाँ पर दिया गया था दोस्तों, आप जब वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपने क्या क्या विजिट किया वो कहाँ पर शो होता है, तो ये आपके हिस्ट्री में सेव्ड हो जाता है। फिर एक दोस्तों आपका आया था कि इनमें से कौन इमेज का करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, तो जो आपका GUI है ना, ये आपका इमेज का फॉर्मेट नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर इसके बाद दोस्तों आपका आया था CU कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट कंप्यूटर का क्वेश्चन। बाकी के जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं जीके एंड कंप्यूटर के, उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के 1 से 2 घंटे के अंदर ही इस चैनल पर अपलोड करके दे दूंगा। यहाँ पर मैंने आपको जीके के लगभग 30+ क्वेश्चन करवा दिए हैं, कंप्यूटर के भी 30+ क्वेश्चन करवा दिए हैं। दोस्तों आप एक बार कमेंट करके बताओ कि आपने अलग अलग सेक्शन में कितने अटेम्प्ट किया क्लर्क के एग्जाम में, और ओवरऑल अटेम्प्ट आपके क्या है, प्लस आपकी कैटेगरी क्या है, जिससे कि कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया लग पाए। और आज रात तक मैं आपको PO एंड क्लर्क दोनों ही एग्जाम के कट ऑफ का वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।